बहू लाने जा रही है मम्मी जी आप, किसी के उठावे में नहीं जा रही है जो इस तरह से चेहरा लटका कर रखा है आपने। क्या विदुषी कुछ भी बोलती तुम? मम्मी ने चेहरा लटका कर नहीं रखा है, उनके चेहरे पर नाराजगी है, जैसे कि उनका पैसा किसी ने लूट लिया हो। विदुषी और करण की बात सुनते ही सुधा बड़ी बड़ी आंखें करके उनकी ओर देखते हुए अपने हाथों को आपस में बांध कर आगे बढ़ जाती है। अब तू मत मुंह लटका कर बैठ जाना बहू, तुझे तो पता ही है तेरी सास का नेचर, वो ज्यादा किसी से बोलना चालना चाहती नहीं है। तो मैं भी तो कोई एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की नहीं हूँ पापा जी, मुझे भी ज्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं है। पर अगर किसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए देखने जा रही हूँ तो उसके सामने मूर्ति बनकर तो बैठी नहीं रहूंगी ना, वरना वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मेरी तो शादी धोखे धोखे में हो गई थी, पर किसी और लड़की की किस्मत तो ना फूटे। ऐसा भी कोई दुख नहीं है हमारे घर में, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाती हो विदुषी। अब यहाँ खड़े खड़े बहस मत करो, सब हमें ही देख रहे हैं, चलो। विदुषी अपने ससुराल वालों के साथ अपने देवर विवेक के लिए लड़की देखने आई थी सोनिया के घर। ये सारे समोसे, ये मिठाइयाँ, ये शेक्स, मेरी बेटी ने इसमें से कुछ भी नहीं बनाया है बहन जी। ऐसा ना कि उसे ये सब आता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी ये सब किया ही नहीं। बचपन से ना उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था, मार्क्स भी अच्छे आते थे, इसलिए हमने हमेशा उसे पढ़ाई के लिए एनकरेज किया। फिर उसकी जॉब लग गई। देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज की जरूरत नहीं है उसे। पर बात वही है ना, माँ बाप कब तक साथ रहेंगे, एक दिन हम रहे ना रहे और इसके भाइयों की शादी हो जाएगी और ये रह जाएगी अकेली। उस दिन के लिए तो इसका खुद का परिवार होना जरूरी है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, आप लोग काफी खुले सोच के लगते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। शादी में कुछ लोग बातें छिपाते हैं, बाद में उन्हीं का रिश्ता बिगड़ता है। अगर सब कुछ पहली बार में ही क्लियर हो जाए तो आगे किसी छुपा छुपी की गुंजाइश ही ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। और ऐसा भी नहीं था कि हम अपने होने वाले जमाईसा को पसंद करने वाले थे। इन्होंने सोनिया के सामने आए लड़कों की फोटो रख दी और इसकी प्रेफरेंस पूछी। एक ही नजर में सोनिया की नजरें जो विवेक बेटे पर टिकी, तो हमने सोच लिया अब परिवार के बीच की बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़की को विवेक पसंद है। ऐसे कैसे विवेक पसंद है आंटी जी? बात कहाँ की है सोनिया ने मुझसे? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी से रिश्ता बना लेता है, ना 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 ना। अरे बात किए बिना किसी को जान कैसे सकता है? चेहरे का क्या है, क्लीन अप करवा कर, बियर्ड सेट करवा कर कोई भी लड़का अच्छा दिख सकता है। ऐसी बातें कहकर विवेक सोनिया को छेड़ रहा था। सोनिया मुस्कुराते हुए विवेक की बात सुनते हुए टेबल पर से चाय के कप को उठाकर विवेक की ओर बढ़ाती है और इसी में विवेक के हाथ पर हल्की सी गर्म चाय गिरा देती है। विवेक खड़ा हो जाता है, सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे आराम से, कप लाइए इधर। अब ठीक तो है, आपको तो नहीं लगी? तो चले जी। बात करने। सोनिया ने इस तरह अपने पेरेंट्स को भी कंफर्मेशन दे दी थी कि विवेक अच्छा लड़का है। गर्मा गर्म चाय हाथ पर गिरने के बाद भी उसने खुद की ना सोचकर ना गुस्सा किया, ना ही कोई सीन क्रिएट किया, बल्कि ध्यान दिया तो सोनिया के हाथों पर। विवेक के परिवार वाले भी खुश थे, दोनों के बीच बातें हो जाती है और विवेक भी सोनिया को पसंद कर लेता है। कुछ दिनों तक सोनिया और विवेक आपस में बातें करते हैं और 2-3 मुलाकातों के बाद उन दोनों की सगाई पक्की हो जाती है। सगाई के दिन सुधा भाभी जरा नाराज सी लग रही है, क्या बात होगी? जरा जाकर अपने समधी जी से पूछ लीजिए ना, खातिर में कोई कमी रह गई या कुछ ऐसा जो उन्हें पसंद ना आया हो। गलती हो गई हो तो माफी मांग लेंगे, किसी की नाराजगी अपनी बेटी पर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, बात तो सही कही आपने, रुकिए मैं बात करके आता हूँ। घूमते फिरते सोनिया के पिता मुरारी के पास पहुंचते हैं। भाई साहब, भाभी का चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है, कोई बात है क्या? मन में कोई शंका है तो बताइए। अरे इतनी अच्छी खातिर कर दिया आपने, इसके बाद क्यों ही नाराजगी रहेगी? नहीं, वो मैंने 2 बार भाभी जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ये सुनते ही मुरारी इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। उस वक्त तो बात संभल गई थी, अब क्या करूं? अरे बहू सुन तो, जरा भाई साहब के मन का डाउट दूर कर। इनका कहना है कि सुधा जी नाराज है, वो इनसे कुछ बोल नहीं रही है। अरे बेटे बहू का रिश्ता अच्छे से हो जाए इसलिए मम्मी ने मौन व्रत रखा है। अब ऐसे में वो कैसे बोलेंगी बताइए। अरे रे, ये बात है, बताइए। मैं बेकार ही समधन जी को गलत समझ रहा था। सोनिया की माँ टेंशन में होगी, उनको भी टेंशन मुक्त करके आता हूँ। अभी आया समधी जी। इसी तरह सगाई हो जाती है, फिर होती है शादी। सोनिया विवेक की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद, मुझे आप बता दो ना भाभी, मैं क्या काम करूं? तुम्हें काफी वक्त लगेगा किचन का काम सीखने में। तुम एक काम करो, क्लीनिंग तो तुम कर लोगी, तुम बर्तन साफ कर लो, झाड़ू पोछा देख लो और बाकी खाने का मैं देख लूंगी। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही है भाभी, मैं मैगी बना सकती हूँ और फिर पानी उबाल सकती हूँ और सब्जियां भी काट लूंगी मैं कैसे भी।
अरे मेरी चाची, ये सब मेरे सामने तो कह रही हो, बाहर वाले किसी के सामने मत कह देना। मतलब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इन पड़ोसियों का बताती हूँ तुम्हें। एक बात पकड़कर जबरदस्ती तिल का ताड़ कर देने में माहिर है ये सब। ये ठहरे बददिमाग लोग, इनके हिसाब से जिसे खाना बनाना नहीं आता उसे दुनिया में कुछ भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नाश्ता रेडी करो, मैं खाने को सबको सर्व कर दूंगी। ये तो मैं कर सकती हूँ ना भाभी। अपने हनीमून के बाद सोनिया पिछली रात ही लौटी थी और अगली सुबह से पूरी कोशिश कर रही थी अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने की। आफ्टर ऑल वो एक घर था जहां उसे एडजस्ट होना था। विदुषी सभी के लिए बनाती है ताजी ताजी भिंडी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, धनिया की चटनी और फुलके। सोनिया खाने का प्लेट डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे वाह, आज मेरी बहू रानी मुझे खाना परोस रही है। अब जाकर लग रहा है मैं जेठ बन गया हूँ। अभी नहीं भैया, उस दिन आप जेठ सच में बनेंगे जिस दिन ये पूरा खाना मैं आपके लिए बनाकर लाऊंगी। एक्चुअली ये सब कुछ भाभी ने बनाया है, मैं सिर्फ सर्व कर रही हूँ। ये तो और अच्छी बात है बहू कि तूने सभी के सामने सच बता दिया, वरना देवरानियां आते ही अपनी जिठानियों का सारा क्रेडिट चुराना शुरू कर देती है। तेरी माँ की बातों से ही मैं समझ गया था कि तुझमें भी वही गुण होगा, और देखो दिख भी रहा है। सभी आपस में बातें कर रहे थे। सोनिया भाग भाग कर गर्मा गर्म फुलकी लाकर सभी को खिला रही थी। अभी तक आपके दांत में दर्द है क्या मम्मी जी? मैं डॉक्टर से बात करूं? फोन करती हूँ 1 मिनट। मम्मी के दांत में दर्द कब हो गया? अरे बेटा, तेरी मम्मी के दांत में दर्द है तभी तो ज्यादा बात नहीं कर रही थी ना किसी से शादी के वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो बीच में मैं बाहर चला गया था ना, तो मुझे लगा दर्द ठीक हो गया होगा। पापा ये बात ना जरा दिमाग से निकल गई थी। इतना लंबा थोड़ी ना दर्द रहता है, दर्द ठीक हो गया है सोनिया, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपने बताया नहीं। मम्मी जी आपको नाश्ता कैसा लगा? दोपहर में क्या बना लूं आप बताइए। सोनिया सवाल पूछती रहती है पर उसकी सास उसके सामने एक लफ्ज नहीं कहती और प्लेट सरकाकर मुंह फेरते हुए अपने हाथों को बांधकर कमरे में चली जाती है। ये तो बड़ा अजीब है। नाश्ते का काम सल्टाने के बाद सभी के कमरों से कपड़े लेकर सोनिया उन्हें धोने के लिए इकट्ठा कर रही थी। मम्मी जी वो भाभी कह रही थी कि आपकी एक साड़ी पर चाय गिर गई थी, आप मुझे वो साड़ी दे दीजिए, मैं उसका दाग निकाल दूंगी। सुधा अपनी आंख से टेढ़ा इशारा कर सोनिया को बता देती है कि वो साड़ी अलमारी में हैंगर में टंगी हुई है। मम्मी जी तो ऐसे ताव दिखा रही है जैसे मैं उनकी कोई काम वाली हूँ। मुंह से बोल ही देती तो क्या हो जाता। इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे नहीं हो सकती। मम्मी तुम भी जरा ध्यान दो। जब मम्मी जी मुझे देखने आई थी, क्या उन्होंने एक बार भी एक शब्द भी अपने मुंह से कहा था? मुझे लगता है कि मैं मम्मी जी को पसंद नहीं हूँ। ये शादी कहीं जबरदस्ती तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी सगाई के वक्त ना वो बेचारी बड़ी शांत थी, तो हमें लगा कोई बात हो गई होगी। फिर पता चला कि उन्होंने मौन व्रत रखा है। मुझे तो लगता है पूजा पाठ वाली औरत है। और पहले की औरतें ना बड़ी इज्जतदार होती थी, बस बात से बात और मतलब से मतलब। बेकार में हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं आता था। और अब पूरा परिवार एक जैसा हो जाएगा तो घर को बांध कर चलने के लिए कोई तो कड़ा होना चाहिए ना। अब तो अपने ससुर जी को देख ले, कितने मजाक क्या है वो। घर में कोई तो कड़े स्वभाव का होना चाहिए, तभी तो आसपास वाले दबे हुए रहते हैं। हाँ मम्मी ठीक है, कड़ा स्वभाव भी समझ में आता है, पर इतना भी क्या कड़ा स्वभाव कि मुंह से एक शब्द ना बोलो। अरे चलो मुझसे ना बोलो, पर यहाँ तो मम्मी जी किसी से भी बात नहीं करती, भाभी से भी नहीं। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी ना, तो आते ही तेरी दादी ने मुझे कह दिया था, मैं काम वाली को ब्याह कर लाई हूँ, हर वक्त मुझे गालियां देना, ताने सुनना। तेरी सास तुझे कह तो नहीं रही है, तो क्या दिक्कत आ गई है तुझे? और वैसे भी तू जॉब तो कर ही सकती है, जॉब पर ध्यान दे। फालतू बैठे बैठे ना तेरे दिमाग में उलझुल बातें आ रही है और कुछ नहीं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सुधा का व्यवहार अपने बहुओं के प्रति सख्त सख्त और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। विवेककरण जल्दी कीजिए, गाड़ी तैयार है, शादी में पहुंचना है कि नहीं? देरी हो जाएगी तो फिर हाइट ही खत्म हो जाएगी, फिर मुझे मत कहिएगा। और फिर आने के बाद अगर किसी को भूख लगी ना तो भाभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर नहीं देने वाली है कि नहीं भाभी? वही तो, घर की बहुओं को तो छुट्टी नहीं मिलती, खाना बनाते जाओ बनाते जाओ। पार्टी का थीम सूफी नाइट्स था। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे सिवाय सुधा के। अरे सोनिया, मम्मी जी को जाकर कहना लाल रंग का थीम नहीं था, ब्लैक साड़ी का थीम था। मैंने साड़ी बिस्तर पर भी रख दी थी कि काली साड़ी पहन लेगी, ये तो कुछ और ही पहन कर आ गई। अब पार्टी में सब क्या सोचेंगे कि मम्मी जी के पास फंक्शन के लिए एक काली साड़ी भी नहीं है। हाँ भाभी, 2 मिनट लगेगा लोगों को बोलने में कि नई बहू आई नहीं कि सत्ता हाथ में ले ली और सास एक साड़ी को तरस गई।
भाभी ने फोन करके क्लियरली बोला था कि ब्लैक ही थी मैं, ब्लैक क्या नहीं ब्लैक, ब्राउन भी नहीं चलेगा। और यहाँ मम्मी जी लाल भड़कीली साड़ी पहनकर खड़ी है। सुनिए ना मम्मी जी वो। सोनिया की आवाज लगाने की देर थी कि पलटकर सुधा गहरी नजरों से उसे देखती है और उसके करीब आकर दोनों हाथ बांधे खड़ी हो जाती है, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। मम्मी जी मैं कह रही थी लाल रंग की साड़ी आपने पहन ली, काले रंग की साड़ी पहननी थी ना आज। इतनी सी बात पर सुधा दूसरी तरफ पलटकर विवेक से कहती है, मैं किसी पार्टी शादी में नहीं जा रही हूँ, तुम सब जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे यार सोनिया, तुम्हें मम्मी को टोकने की क्या जरूरत थी? अब उतना ही उन लोगों को लाल काला करना था तो फिर खुद साड़ियां भिजवा देते ना। मम्मी तुम प्लीज नाराज मत हो। सुधा किसी की नहीं सुनती और सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। सभी पार्टी में पहुंचते हैं, जहां आस पड़ोस से लेकर कई नोन फेसेस सोनिया को और विदुषी को मिलते हैं। मान गए तुझे तो यार सोनिया, मुझे नहीं लगा था कि शादी के बाद तू मैनेज कर पाएगी, वो भी जॉइंट फैमिली वाले परिवार में। सास ससुर की कचकच, जेठानी के ताने, जेठ की तीखी आंखें किसी स्वादी है। वो भी तुझ जैसी वर्किंग लड़की को कभी भी नहीं भई। और तू जॉब करिए कि नहीं? पता नहीं, मेरा मतलब है कर रही हूँ, मतलब अभी नहीं कर रही हूँ पर करूंगी। एक बार पहले घर पर सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद। घर पर ऐसा क्या हुआ है? वैसे तेरी सास भी नहीं दिख रही। सुफिनाइस तो स्पेशली इन लॉस के लिए रखी गई थी ना। हाँ, वो मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी आपने लाल साड़ी पहनी है, काली साड़ी पहन लीजिए, बस ये कहने की देर थी कि वो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, मेरी सास को मुझसे बात ही नहीं करनी। अरे जरा से अपने बेटे और पति से बात करती है पर मेरे सामने तो एक शब्द भी नहीं बोलती। गलती से मेरे साथ बाहर चली गई तो दूर दूर चलेगी, बिल्कुल मुझसे कुछ भी नहीं बोलेगी। सबको लगता है मैं अपनी सास को कंट्रोल में रखती हूँ इसलिए बेचारी कुछ बोलती नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखावा है। पता नहीं। तेरी सास ने जरूर तेरी जेठानी को भड़काया होगा। अरे बेचारी तो खुद फंसी हुई है, उनके साथ भी वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। इनफैक्ट घर का सारा खाना भाभी अकेले बनाती है, मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है। तुझे खाना बनाना नहीं आता? गॉट इट। हो सकता है तेरी सास को तेरी जेठानी के हाथ का खाना पसंद ना आता हो और उनको उम्मीद हो कि नई बहू के आने के बाद उन्हें उनकी पसंद का खाना मिल जाए, और तुझे भी खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उनकी नाराजगी बरकरार रही। तू ना जल्द से जल्द खाना बनाना सीख ले और उनका फेवरेट खाना बना दे। मैं तो कहती हूँ एक छोटा सेलिब्रेशन ही कर ले, उनके सारे दोस्तों को बुला ले, बचपन की सहेलियों को, उनके मायके की भी 2-4 लोगों को बुला ले, देखना उनका मूड ठीक हो जाएगा। अरे हाँ यार निकिता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितने साल हो गए मम्मी जी आज तक अपने मायके नहीं गई है, उनके मायके वालों का जिक्र सुना है मैंने, अब तो यही करना होगा। सोनिया अब रोज सुबह उठते ही सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपनी फ्रेंड निकिता के घर कुकिंग क्लासेस लेने पहुंच जाया करती है। तो इसे कहते हैं मूंग दाल, तूर दाल और यह है अरहर दाल। अरे नहीं नहीं, मेरी सास को वो पसंद है जो ना टैबलेट की तरह लगते हैं, ब्लैक कलर के। तू राजमा की बात कर रही है? अच्छा ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें रात में बनाना सिखाती हूँ राजमा चावल। ये एक ऐसा खाना है जो ना अच्छे अच्छों का मूड तरोताजा कर सकता है, और मेरे हाथ के राज में एक बार के लिए काली जादूगरनी ने खा लिए तो जन्नत का रास्ता खोल दे। तुम्हारी सास क्या चीज है। निकिता सोनिया को राजमा बनाना सिखाती है। 15 दिन लग जाते हैं पर सोनिया राजमा चावल बनाना सीखी जाती है। 16वां दिन था, उसके साथ सुधा का जन्मदिन था। रात को सभी मिलकर सुधा के बर्थडे की प्लानिंग करते हैं। मैंने बात कर ली है साले साहब से, वो कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर ये लोग तो ठीक रात में केक कटवाने की बात कर रहे थे पापा। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ रात में कोई शुभ काम नहीं होता। पता चला तेरी माँ इस बात से नाराज हो गई। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अगली सुबह सुधा नींद से जागती है। कारण के पापा इतनी सुबह कहाँ चले गए। सुधा उठकर कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलती है, बाहर देखती है पूरा हॉल सजा हुआ था। उसका छोटा भाई, उसका भतीजा और परिवार के सभी लोग बर्थडे कैप्स पहने उसका इंतजार कर रहे थे। खाने का टेबल तैयार था जिस पर राजमा चावल, केक और सूखा नाश्ता रखा हुआ था। मेरी तो आंखें भर आई, आप सबको मेरा जन्मदिन याद था। अरे बहू तुम जरा खड़ी क्या हो, कैंडल जलाओ, जरा कैंडल को फूंक मार के बुझाओ। आज मेरा जन्मदिन है, मैं केक काटूंगी। ये नुस्खा काम कर गया भाभी, मम्मी जी बोली मैं अभी कैंडल जलाती हूँ। विदुषी आगे बढ़कर कैंडल्स जलाती है। सुधा हाथ में नाइफ लेकर जैसे ही कैंडल्स बुझाने के लिए फूंक मारती है, उसकी नकली बत्ती सी बाहर टेबल पर आकर गिर जाती है और सभी लोग देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं।
इसी कारण मैं किसी से बात नहीं करती थी, हंसती बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरे ज्यादा बोलने से मेरी बत्ती से बाहर आकर गिर जाती। सभी मेरा मजाक उड़ाते। आप भूल गए कि मेरे दांत टूट रहे। अच्छा, अब मैं समझा। वो सहेली का कहकर आप नकली दांत का सेट बनवाने जाती थी। हाँ, एक बार आपने एक बूढ़ी का मजाक उड़ाया था कि उसके दांत नहीं थे। हे भगवान, मम्मी जी तो परमानेंट वीनियर्स लगवा देती हूँ आपको, इसमें क्या है। विदुषी और सोनिया सुधा के गले लगकर उसे शांत करती है और सभी को पता चल जाता है कि बाहर से प्याज दिखने वाली सुधा अंदर से तो टमाटर थी, टमाटर।